लिसनर्स, आप सुन रहे हैं दिल चाहता है विद आरजे माविश खान। और आज के रोज आपको इंतजार होता है हर दफा एक नई पर्सनालिटी का, एक नई सेलिब्रिटी का। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत मौजूद है और बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। आर्टिस्ट हैं, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोज करते हैं अपने सॉन्ग को, बहुत ही जबरदस्त गाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद कलून। उनसे मिलते हैं और खूब सी बातें करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम महविश। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में, अपने शो में आपने इनवाइट किया। और आपके शो में आने के बहाने से जो हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कतर में हैं, गल्फ में, मिडल ईस्ट में, या जहाँ जहाँ भी माशाल्लाह से आपका शो सुना जा रहा है, उन सब के साथ इंटरेक्शन का, बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। ये इट इज रियली नाइस टू बी इन योर शो। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपके इतने जबरदस्त सॉन्ग्स हम सुनते हैं, आज आपके बारे में जानने का हमें मौका मिल सकेगा, तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है मुझे भी और यकीनन हमारे तमाम लिसनर्स को भी। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आज हम आपके बारे में वो बहुत कुछ जान सकेंगे जो गाने तो हम आपके सुनते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के बारे में हमें इतना नहीं पता। तो आज यकीनन हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि 2004 में हमने आपका सॉन्ग सुना था उड़ीका, और क्या कमाल का सॉन्ग था। आज तक उसकी बाज़गश सुनाई देती है और आज तक वो प्ले हो रहा होता है मुख्तलिफ एफएम चैनल्स पे। तो सफर कैसे शुरू हुआ था? ये पहला गाना था आपका, ये इससे पहले भी आप गाते रहे थे? जी बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग और लेंथी क्वेश्चन है। शुरू कैसे हुआ सफर म्यूजिक का? मुझे एक्चुअली लिखने का कुछ शौक था, गुनगुनाता रहता था। ये तो नहीं कहूँगा कि बचपन से ही सिंगर था या गायकी का शौक था, बस बुक्स पढ़ने का शौक था। म्यूजिक, आई वाज अ गुड लिसनर, म्यूजिक सुनता काफी था। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में था तब मैंने एक दो गाने लिखे, कुछ मेलोडीज कंपोज की। तब मुझे इंटरेस्ट हुआ कि कुछ होना चाहिए, रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ पॉप म्यूजिक में जाते हैं। एक दो गाने बनाए, फिर लकीली मैंने ये गाना लिखा उड़ीका, मेरी अखियां चुमुकी ना उड़ीका, जिसका आपने जिक्र किया है, और ये कंपोज किया, इसको रिकॉर्ड किया। थोड़ा सा दिल में खौफ भी था कि यार अभी जा रहे हैं वाकई प्रैक्टिकली पॉप म्यूजिक में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ प्रॉपर उस तरह से सीखा हुआ तो है नहीं, है ना। ये जितना भी मेरा म्यूजिक है, मेरी कंपोजिशंस हैं, मेरी लिरिक्स हैं या गायकी है, ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, हर सांस के साथ शुक्र अदा करता हूँ। फिर मैंने इस गाने को, मैंने और शाजमान ने हमने मिलकर गाया। शाजमान जो मेरे करीबी दोस्त हैं, तभी से उड़ीका दौर से लेकर हम तक हम एक बैंड है और साथ ही हैं। तो ये गाना हमने रिलीज किया और लकीली इस चंद ही दिन में माशाल्लाह ये हाइप पकड़ गया गाना, हर जगह सुना जाने लगा, पसंद किया जाने लगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के टॉप चार्ट्स में आने लगा। तो इस तरह से फिर हम इसमें, मतलब मैं अपनी बात करूंगा तो मैं पॉप म्यूजिक में मैं एंटर हुआ। पहले गाने का रिस्पांस बड़ा अच्छा था, फिर कॉन्सर्ट्स स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से बस फिर एक उस चीज में आप इंडल्ज हो जाते हैं। तो तब से लेकर अब तक फिर बस म्यूजिक चल रहा है। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो लिखने से आगाज हुआ था आपका, एक तरह से कहना चाहिए कि एज अ राइटर आपने सफर शुरू किया अपना, फिर उसके बाद सॉन्ग कंपोज करके सॉन्ग बनाया, और फिर आप इस वक्त जो आपकी वजह शोहरत है वो सिंगिंग है आपकी। तो अच्छा, सिर्फ अपने लिए जब आपने सॉन्ग्स लिखे, या फिर होता है ना कि दूसरे सिंगर्स के लिए भी कुछ लिरिक्स वगैरह लिख के दिए जाते हैं? एक्चुअली मैंने स्पेशली तो किसी के लिए भी मैंने अपने से अलावा किसी और के लिए मैंने नहीं लिखे हैं। जो भी गाने मेरे जो मैंने खुद गाने गाए हैं वो मैंने अपने लिखे हुए ही गाए हैं अभी तक। और ये है कि कोई दोस्त सिंगर अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, कोई लाइन चाहिए हो उनको, या अपने गानों के अंदर कुछ, तो वो मैं कर देता हूँ। आई डोंट माइंड इट, जो वो मुझसे कहते हैं तो उसमें मैं हेल्प आउट कर देता हूँ। लेकिन मैंने स्पेशली किसी और के लिए उस तरह से पूरा गाना नहीं लिखा एक्चुअली। बीइंग म्यूजिशियन माई सेल्फ एक होता है ना थोड़ा कि यार मैं इतनी मेहनत से गाना लिख रहा हूँ तो कोई और क्यों गाए, मैं खुद क्यों ना गाऊं। तो ये भी होता है
तो मैंने इसलिए किसी और के लिए लिखा ही नहीं कभी, फ्रैंकली सेइंग। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। और अपनी मेहनत अगर अपने आप ही यूटिलाइज भी की जाए तो वो ज्यादा अच्छा भी है। अच्छा, तो राइटर और इतना जबरदस्त उसके लिरिक्स थे कि आज तक लोगों को याद है वो लिरिक्स ना, तो डेफिनेटली मतलब ये एक दिन का तो नहीं हो सकता काम के बंदे ने सोचा कि कोई गाना बनाता हूँ और गाना लिख देता हूँ। इससे पहले यकीनन कोई शुरुआत हुई होगी और वो कोई स्कूल के जमाने में हुई होगी। तो थोड़ा सा अगर हम और पीछे चलें और कुछ आपके बचपन के बारे में जाने, स्कूलिंग के बारे में जाने, आई थिंक आप लाहौर से आपका ताल्लुक है, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा अपनी फैमिली, अपने जो है वो जो आपका स्कूल टाइम था उस पर क्या एक्टिविटीज होती थी वो थोड़ी आप हमसे शेयर कीजिए। मैं बिल्कुल, आई वुड लाइक टू शेयर। मेरी जो स्कूलिंग लाइफ थी वो काफी शरारतों पे मबनी थी। और अच्छा, ये एक चीज है जो मैं अपने साथ रिलेट करता हूँ, जो फेम को लेके अगर मैं करूँ तो स्कूलिंग में आई वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। स्कूलिंग मेरी कुछ लाहौर की है और कुछ लंदन की है। मैं आई वाज अ वेरी गुड एथलीट। मैं हर साल अपने स्कूल में जो खेलों के मुकाबले होते थे तो मैं आई यूज्ड टू बी द बेस्ट एथलीट ऑफ द स्कूल। 7 टाइम्स मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एथलेटिक्स में, रेसेस में, जंप्स में, हाई जंप, लॉन्ग जंप्स, उस तरह से, इवन कॉलेज लाइफ में भी। तो जब पहली बार जब मैं क्लास 6 में था तो तब मैंने गोल्ड मेडल्स 3-4 गोल्ड मेडल्स मैंने तब जीते। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे स्टेज पर अनाउंस किया गया वो पूरे स्कूल के सामने और मैं वो मेडल्स लेने गया, अपना अवार्ड लेने गया, तो उस वक्त ज़ाहिर है छोटा था, थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन वो फीलिंग बड़ी अच्छी थी। तो माशाल्लाह से स्कूल के अंदर फेम या पॉपुलैरिटी तो मुझे उस दौर में ही मिल गई। तो फिर हर साल ये चीज चलती रही ना। और उसके बाद कॉलेज लाइफ में जब मैं आया तो स्पोर्ट्स तो थी, फिर मैं म्यूजिक में आ गया। म्यूजिक में फिर अल्लाह ताला ने फेम दे दी। तो अगर इस तरह से मैं कहूँ कि मैं बचपन से फेम एंजॉय कर रहा हूँ तो झूठ नहीं होगा। ये एक बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की मुझ पे। और जहाँ तक मेरा फैमिली बैकग्राउंड है तो बेसिकली हम नारोवाल से बिलोंग करते हैं। मैं एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक पॉलिटिशियन है। और गाना वैसे तो मेरी फैमिली में इतना को पसंद नहीं किया जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद अपने घर से बड़ी सारी ऑपोजिशन का सामना था। मेरे डैड, मेरा बड़ा भाई, ये सब लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। तो ये तो जब मेरा गाना उडिका फेमस हुआ और उसके बाद कॉन्सर्ट्स स्टार्ट हुए, अच्छा रिस्पांस मिलता था, मैं कहीं भी जाता था, तो ये सब देखने के बाद मैंने थोड़ी सी नरमी की, वरना पहले तो काफी मैं सख्ती फेस करता था घर वालों की तरफ से। सही। तो आप बचपन में किसको सुना करते थे? जवाब मतलब कौन आपके फेवरेट सिंगर थे? किसको देख के आपके अंदर आया कि मुझे भी सिंगर बनना चाहिए? पाकिस्तानी म्यूजिक की बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल म्यूजिक की बात कर रहे हैं? ओवरऑल बात कर रहे हैं। मैं बचपन से ना मैं इंग्लिश म्यूजिक सुनता था वैसे, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो लेकिन उर्दू भी सुनता ही था। उर्दू मुझे पाकिस्तानी सिंगर, जब मैं बहुत छोटा था तो अदनान समी की आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। उनके 1-2 गाने तब हिट थे। तो एक हमारा वाइटल साइंस का दिल दिल पाकिस्तान, जब मैं बहुत छोटा था तब की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं एशियन म्यूजिक की बात करूँ तो मुझे किशोर कुमार की आवाज़ से बड़ी इंस्पायरेशन रही है, उनकी मेलोडीज से, उनके गानों से। तो वो भी मैं काफ़ी सुने हैं। और अदरवाइज जो मैं ज़्यादा म्यूजिक सुनता रहा वो इंग्लिश म्यूजिक था। बॉन जोवी, ब्रायन एडम्स, क्रिस रिया, गन्स एंड रोजेस, ये सारे मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं। और भी बहुत सारे नाम है, एनरिके इग्लेसियस, होलियो इग्लेसियस, जिप्सी किंग्स। तो मेरी जो म्यूजिक लाइब्रेरी है वो काफ़ी बड़ी है। इवन अरब म्यूजिक भी मैंने काफ़ी सुना है, स्पेनिश म्यूजिक मैंने काफ़ी सुना है। तो बेसिकली अच्छा होता ये कि अच्छा लिखने के लिए, अच्छा गाने के लिए आपको इंस्पायरेशन की ज़रूरत तो होती ही है। इंस्पायरेशन आप किसी भी चीज़ से लेते हैं, चाहे आप माहौल से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, अच्छे मौसम से भी आप इंस्पायरेशन ले लेते हैं। अक्सर आप फूलों से इंस्पायर्ड हो जाते हैं ना। तो ये सारा म्यूजिक जो ग्लोबली मैं सुनता था, वो अच्छी बीट सुनता था, अच्छे लिरिक्स सुनता था, वो सुन के शायद मैं समझता हूँ कि फिर मुझे भी एक शौक पैदा हुआ गायकी का। तो जो लिखने, लेकिन ये है कि मैंने कभी कॉपी नहीं किया है किसी को, ना मेलोडीज में, ना लिरिक्स में, ना किसी के मैंने ट्यून चुराने की कोशिश की है कभी। मेरा जितना भी म्यूजिक है अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद का बनाया हुआ है। ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड एबिलिटी और कुछ भी नहीं है अगर मैं इसमें कहूँ तो। इवन जो मेरी पोइट्री है, आपने कहा कि कितने दिन लगे उस गाने को बनाने में या कितने लगते हैं,
तो ऑनेस्टली सेइंग, अगर मैं कभी स्पेशली कोई गाना लिखने बैठूं यार, ये लिखना है, तो मुझे बहुत बहुत दिन भी लग जाते हैं, कई वीक्स भी लग जाते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं, ये गाना लिखा ही नहीं जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं, मिसाल के तौर पर, मैं इस्लामाबाद से मोटरवे पे चढ़ा हूं लाहौर आने के लिए, तो कलर का हार आने तक मैं अपने फोन में एक पूरा गाना रिकॉर्ड कर चुका था, नया गाना, जो रास्ते में मुझे वो मेलोडी मेरे ज़हन में आई, शायरी का नजूल होता रहा, मैं साथ साथ रिकॉर्ड करता रहा। उडिका गाना जब मैंने लिखा तब भी कुछ ऐसा ही था, मैं तो कराची के टूर पे था, वहीं ये पंच लाइन जो इसकी थी, होया लम्हियां जुदाइयां जो मुक गए न सारे, मेरी अखियां जो मुक्की ना उड़ी, तो ये मेरे जहन में आई। मैंने उस दौर में ये रिकॉर्डिंग फोन में तो होती नहीं थी ना, वो दूसरे पुराने वाले मॉडल होते थे टेलीफोन। तो मैंने एक दोस्त को आवाज दी, मैंने कहा यार ये लाइन लिखो, तो थोड़ी देर के बाद मैं इसके ऊपर ना वो करता हूँ, बिकॉज आई वाज गोइंग टू टेक शावर। तो मैंने उसको आवाज देकर कहा ये लाइन लिख लो। फिर उसके बाद मैंने उससे वो कागज लिया जिस पर उसने ये लाइन लिखी, जिस पर सोचना शुरू किया, और मजे की बात है ये मुझे उस सेम डे या अगले दिन तक मैंने वो गाना कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो सारा ध्यान उसी गाने में लगा हुआ था। वो नए नए शेर ज़हन में आ रहे थे, मैं उनको कंपाइल करता जा रहा था, साथ साथ मेलोडी बनती जा रही थी, तो इस तरह मैंने उडिका गाना लिखा था। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, अभी आपने बात की कि मैं अपनी पोइट्री किसी और को क्यों दूं, मतलब जो मैंने लिरिक्स लिखे हैं तो वो मेरी मेहनत है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन सही है, शाहजमान आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपकी ही शायरी थी सब कुछ, तो आपने उनके साथ क्यों गाया? देखिए, शाहजमान जो है ना वो एक एक्सेप्शन है, वो दोस्त भी है, वो भाई भी है, वो मेरे बैंड मेंबर भी है, तो हम दोनों तो इकट्ठे गाते हैं ना, इसलिए वो तो मेरी शायरी गाते हैं, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। अच्छा, वैसे भी मैंने ये राह मजाक ये बात की थी कि मेरी शायरी कोई और क्यों गाए, ऐसा नहीं है, कोई अगर गाना चाहे तो मुझे वो कोई एतराज भी नहीं है। तो लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने स्पेशली किसी के लिए लिखी हो, ये मैं कहना चाह रहा था। नहीं, मैं भी वैसे ही लाइटर नोट पे आपसे पूछ रही थी कि शाहजमान के साथ फिर ये सफर जो बंधा है आपका, माशाल्लाह से कंपोज आप कर रहे हैं, लिरिक्स आप लिख रहे हैं, तो कैसी है आप दोनों की आपस में केमिस्ट्री और कैसा साथ है? एक्चुअली ही इज अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन टू। उनका मतलब ही इज गॉट वेरी गुड ईयर्स, जो म्यूजिक में होने चाहिए, म्यूजिक सेंस एक होती है ना इंसान में, तो हम लोग मिलके जब हम अपनी जाते हैं कंपोजिशंस पे जाते हैं, रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, तो हम मिलके बनाते हैं। अब मैं हर जगह मैं ही तो नहीं परफेक्ट हो सकता ना कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। ठीक है, कंपोजिशंस और लिरिक्स ये एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है, लेकिन बहुत सारी चीजों में मुझे दोस्तों से हेल्प लेनी पड़ती है। अब जब हम गाने बनाते हैं, प्रैक्टिकल उसमें जाते हैं, तो फिर मैं और शाहजमान हम दोनों मिलकर उसको देखते हैं कि यार अब इसको हम रिकॉर्डिंग फेज में जा रहे हैं, इसका म्यूजिक कैसा होना चाहिए, इसकी बीट हम कैसी चूज करें, इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो कैसी होनी चाहिए। तो हमारी ओवरऑल जो म्यूजिक केमिस्ट्री है दैट इज ब्रिलियंट। अभी इसी की एक मिसाल देता हूँ, हमारा 2004 में गाना था उडिका, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, वो बहुत सुपर हिट हुआ। उसके बाद का हम म्यूजिक तो हम करते रहे। अभी देखें 2017 में ऑलमोस्ट 13-14 साल के गैप के बाद हमने एक गाना, अगेन वो गाना मैंने लिखा, हमने कंपोज किया, बनाया, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई। ऑल्दो वो एक पॉलिटिकल गाना हमने पीटीआई के लिए बनाया, और फिर वो हमने 3 लोगों ने गाया, मैंने, शाहजमान ने और इमरान इस्माइल भाई ने जो अभी गवर्नर सिंह है माशाल्लाह। तो अगेन वो गाना भी एक मैसिव हिट हुआ है कितने साल के वो गैप के बाद। तो वो जाहिर है हमारी एक जो म्यूजिक की जो एक सिंगिंग केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। सही, ग्रेट। राइट जी, तो मैं आपसे बात ही कर रही थी कि आपने भी जैसे बताया कि आपकी कुछ स्कूलिंग लाहौर में हुई है, कुछ लंदन में हुई है, इसी तरह से शाहजमान का भी सिलसिला रहा है, और 2000 में तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी वर्ल्ड वाइड ना म्यूजिक के लिए। तो आप लोगों ने क्यों चुना, आपने स्पेशली क्यों चुना कि आप पाकिस्तान में ही अपना पहला सॉन्ग लॉन्च करेंगे? इसकी सबसे बड़ी रीजन मेरे लिए तो ये है वतन से मोहब्बत। हम पाकिस्तानी हैं, नो डाउट मेरा बचपन लंदन में गुजरा है, वहाँ मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ घर है, मुझे अच्छा भी लगता है घूमना, स्पेशली इंग्लैंड में रहना और घूमना। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि वी आर पाकिस्तानी और हमें पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत है।
इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ पाकिस्तान में रहने को, म्यूजिक करना हो तो पाकिस्तान में करने को। कॉन्सर्ट्स तो जाहिर होते ही हैं, पूरी दुनिया में ही होते हैं, लेकिन एट द एंड हम यही देखते हैं कि यार पाकिस्तान पहुंचे। और जो जो यहाँ पर मजा आता है, जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ मिलता है ना अपने मुल्क में, और यहीं से जो चीज हम क्रिएट करके निकालते हैं, तो एक तो ये कि पाकिस्तान का नाम होता है, हम रिप्रेजेंट ही पाकिस्तान को कर रहे होते हैं, और अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि मोहब्बत है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सही। अच्छा, उड़ीका की वीडियो देखी जाए तो आप उसमें बिल्कुल एक मॉडल वाली आपकी लुक है, तो आपने मॉडलिंग क्यों नहीं की उस वक्त में? मतलब मॉडलिंग एक्टिंग की तरफ आप क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए कि आप एक मल्टीटास्कर हैं, मल्टी टैलेंटेड बंदे, और हर चीज में आपको इंडल्ज होना होता है। तो सोचा नहीं कि मॉडलिंग करें, एक्टिंग की तरफ भी आए? आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो आपको ये ख्याल कैसे आया। इनफैक्ट मैंने शोबिज का जो मेरा आगाज था वो मॉडलिंग से ही था। मेरी बात में से खा गया था, लेकिन आपने पता नहीं आपके ज़हन में ये कैसी आई और आपने मुझसे वो गलवा लिया। वे बैक इन 99 मेरी कॉलेज लाइफ थी, अर्ली कॉलेज लाइफ। मैं लंदन में था उन दिनों में, तो मुझे वहाँ पर मॉडलिंग की ऑफर्स हुई और मैंने एक्सेप्ट भी की। मैंने की मॉडलिंग वहाँ पर, कुछ मैगजीन्स के लिए की, कुछ एक दो एड्स किए मैंने वहाँ पर। और अभी तो काफी टाइम हो गया है, उस दौर में तो आई यूज्ड टू बी वेरी हैंडसम। मतलब दोस्त कहते हैं जो मुझे जानते नहीं, हैं। आप सभी जाहिर सी बात है, खुद से मिट्टू नहीं बन रहा हूँ। तो थैंक यू। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे उस दौर में एक इंडियन फिल्म थी मोहब्बतें, आई थिंक यही नाम था। वो शाहरुख भी इसमें था और दो तीन नए लड़के उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने थे। तो मुझे उस फिल्म के लिए बाकायदा ऑफर हुई थी एक्टिंग की। ओह वाओ। तो जो कि मैंने अपने घर बात की अपनी फैमिली से, तो मुझे अच्छी खासी झिड़कें पड़ी कि अपनी एज देखो, अभी तुम कॉलेज गए हो स्कूल से निकल के, और अपनी हरकतें देखो, तुम किन कामों में पढ़ रहे हो ना, तुम्हें इस तरह की मस्तियां सूझ रही हैं तो पाकिस्तान आ जाओ। ठीक है। तो वो मुझे एक वो बड़ा स्ट्रिक्ट सा इसके ऊपर ऑर्डर मिला मेरे घर से। तो फिर मुझे वो मॉडलिंग भी छोड़नी पड़ गई ये मोहब्बतें फिल्म के चक्कर में। फिल्म तो मैंने नहीं की ऑब्वियसली। तो और बात भी ठीक थी, मैं आई वाज वेरी यंग। वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है उस एज में ना कि सारे फैसले खुद से ले सके, तो वो घर वालों पे डिपेंड करना ही पड़ता है, उनके कहने पे चलना पड़ता है। तो ये हुआ, मैंने छोड़ दिया, मॉडलिंग से भी पीछे हट गया। फिर 1-2 साल का गैप आया, फिर से अंदर का वो जागा, शैतान तो नहीं कहूंगा। तो दोबारा से वो हुआ कि यार अभी चलो छोड़ते हैं, मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं, फिल्म भी नहीं कर रहे हैं, तो म्यूजिक तो कम से कम किया जाएगा। फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और इस तरह से 2003-4 में उड़ीका गाना हमने बना के तो लॉन्च किया था। जबरदस्त, ग्रेट। लेकिन मोहब्बतें इतनी कोई सुपर हिट फिल्म है, इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई वो मूवी, तो आपको फिर पछतावा नहीं हुआ इस बात पे कि काश मैं कर लेता? बस कभी कभी सोचता हूँ तो होता तो है ऑब्वियसली कि वो एक ब्रेक थ्रू था, वो हो जाता तो बड़ा मजा आता। लेकिन फिर ये भी सोचता हूँ कि यार काम में अल्लाह की, मतलब मुस्लिम ये सोचते हैं हम कि अल्लाह ताला की बेहतरी होती है हर चीज में, तो इसमें भी डेफिनेटली कुछ होगा हमारे लिए बेहतर रखा हुआ होगा। तो बस सही है जैसा भी है, कोई इस तरह ऐसा जिस तरह से पछतावा नहीं है मुझे कि यार ये जरूरी होना चाहिए था। बस ठीक है, जो हो गया वो बेहतर है। जबरदस्त, ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं, अगर वो इतनी सुपर हिट हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि नहीं यार कर लेना चाहिए था, काश रह जाता है। अच्छा चलिए, कुछ हम आपसे सवाल करेंगे जिसका आप मतलब छोटा मुख्तसर सा जवाब दे दीजिएगा, एक रैपिड राउंड टाइप है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि स्पोर्ट्स में आपकी बहुत दिलचस्पी रह चुकी है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपका फेवरेट बोर्ड गेम कौन सा है? खेलते हैं बोर्ड गेम? तो मैं तो दूसरी स्पोर्ट्स में इन रहा हूँ, लाइक एथलेटिक्स वगैरह में, या जो आउटडोर स्पोर्ट्स होती हैं। बोर्ड गेम्स नहीं खेले, ठीक है। और कौन से वक्त में आप सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं काम करने के लिए, सुबह के वक्त या फिर रात के वक्त? कोई भी काम करने के लिए? हाँ कोई भी, या स्पेशली म्यूजिक की अगर हम बात कर लें तो कौन सा वक्त आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, आप ज्यादा अपने आप को क्रिएटिव उस वक्त में महसूस करते हैं?
महविश, मैंने तो ये कभी इस तरह से सोचा ही नहीं है ऑनेस्टली। आज आपने ये सवाल मुझसे किया तो अब मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मेरे लिए कौन सा वक्त होता है। मुझे तो जब भी मेरा मूड बन जाए, चाहे वो सुबह सुबह हो या रात में हो, तो मुझे तो उसी वक्त ही लगता है कि यार यही सही टाइम है। मैंने आज जबरदस्त। तक कभी और नहीं किया कि स्पेसिफिकली मेरे लिए कौन सा टाइम होना चाहिए। लाइक मैं शुरू में सुबह सुबह मतलब अर्ली राइजर था, अर्ली मॉर्निंग उठा करता था और फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह की। बीच में पिछले चंद सालों से मैंने लेट उठना स्टार्ट किया हुआ था, मैं उठता 11-12 बजे था। अब कोई 1 महीना हो गया मैंने फिर से अपनी हैबिट बदलने की कोशिश की है और दोबारा से फजर के टाइम उठना स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद रनिंग के लिए जाता हूँ, तो आजकल मुझे वो टाइम बड़ा मजे का लग रहा होता है फिर से। एक तो मुझे वो अपनी पुरानी जो चीजें थी वो फिर से याद आ रही होती कि यार ऐसे था वैसा, वो मेमोरीज सारी वो ताज़ा हो गई है ना, कि अच्छा होता था, बड़ा मजे का। और आजकल मैं सुबह उठना एंजॉय कर रहा हूँ और उसी टाइम पे ज्यादा मोटिवेटेड भी हो रहा होता हूँ मतलब चीजों के लिए। ग्रेट। अच्छा, अगर आपको किसी भी स्कूल में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे? या तो म्यूजिक फॉर ऑब्वियस रीजंस, और या फिर लतीफे, जोक्स। अच्छा, तो ये पढ़ाएंगे आप। अच्छा, कोई ऐसा लाइफ का आपका मोमेंट या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो आपको जो आपके लिए बहुत खास हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कॉम्प्लीमेंट कोई बहुत खास हो? या कोई ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट? कॉम्प्लीमेंट्स हैं जी। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही थी, मेरे म्यूजिक में ही थी, और उस दौर में तो बड़े बड़े मजे के इंसिडेंट्स भी थे मेरी लाइफ में। अभी तो बहुत सारी चीजें मैं भूल गया हूँ ऑनेस्टली से, कुछ ज़हन में भी नहीं रही हैं। बड़े बड़े मजे के वो हो चुके हैं वाकयात। तो हाँ, यही है, जब नया नया मेरा गाना हिट हुआ था उड़ीका, उस टाइम जरा अर्ली एज में, यंग एज में शोहरत मिल गई, तो समझ भी नहीं आती थी कि यार, कभी कभी बाकी भूल जाते थे कि हम फेमस हो गए हैं। तो कभी शरारतें कर रहे होते थे तो अक्सर लोग याद कराते थे, यार आई एम योर फैन, मतलब इस तरह की बातें करके। तो तब समझ आती थी कि ओ भाई, अभी पहले वाला किस्सा नहीं है, अभी हम स्टार्टअप में थोड़े ठीक हो जाओ। तो बस इस तरह की चीजें हैं, और कोई बहुत कोई खास उस तरह से तो नहीं है कि जिसको मैं वो एलेबोरेट करूं कि यार ये वाकया था तो वो भी तक कैसे ही है। वैसे छोटे छोटे बेइंतहा वाकयात हैं जो शुमार में नहीं है, लेकिन अभी सुनाने बैठे तो ऑब्वियसली मुख्तसर टाइम में वो सारी बातें बयान नहीं हो सकती हैं। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है? हाँ जी, मेरी फेवरेट मूवी एक तो है, पुरानी फिल्म है, वेस्टर्न मूवी है, द गुड द बैड एंड द अगली। क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, वेस्टर्न मूवी है, वो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। मैं जब कभी बहुत मतलब थका हुआ होता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ, कभी मंथ में एक आध दफा मैं फिल्म जरूर देख लेता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। एक मेरी फेवरेट फिल्म है MI2, मिशन इम्पॉसिबल 2, टॉम क्रूज की। और एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है कैसीनो रॉयल, जेम्स बॉन्ड की। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, अगले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्या कर रहे होंगे? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हाँ जी, अभी अगले 10 सालों में मैं खुद को देख रहा हूँ थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ, और म्यूजिक तो ऑब्वियसली मैं कर ही रहा हूँ, ये तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि आई लव म्यूजिक। तो थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो हो सकता है कि कमिंग इलेक्शंस में मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन, साथ में कुछ खुद को मैं बिजनेस की तरफ भी देख रहा हूँ। अच्छा, सही, जबरदस्त, ग्रेट। मतलब काफी आपने प्लान्स किए हैं अपने। तो जवाब, मतलब कैसा होता है, इतने सारे काम आप साथ लेके चल रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं? क्या रूटीन होती है आपकी? रूटीन आजकल या पिछले 1.5-2 साल की बात करूं तो कोविड की वजह से तो सभी कुछ, स्पेशली म्यूजिक तो बिल्कुल ही बंद था, म्यूजिक तो ऑफ था, जो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, क्योंकि कॉन्सर्ट्स तो हो ही नहीं रहे हैं, अभी तक नहीं हो रहे हैं पूरी दुनिया में कोविड की वजह से। जब तक गैदरिंग्स नहीं होंगी, क्राउड इकट्ठा नहीं हो सके, तो कॉन्सर्ट्स भी नहीं हो सकेंगे। तो रिकॉर्डिंग्स भी हमने
पिछले 1-1.5 साल में नहीं की हैं। अब रिसेंट जो 1-2 हफ्ते गुजरे हैं उनमें मैंने 1-2 रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, जैसे नए गाने कुछ बनाने के लिए। तो म्यूजिक तो ऑफ रहा। दूसरा जो कारोबारी मसरूफियात हैं वो बस हल्की फुल्की चलती रहती हैं, कभी भाई के साथ मिलके वो देख लेता हूँ, कभी ऑफ ले लेता हूँ वहाँ से, फिर कभी देख लेता हूँ। पॉलिटिकल जो मसरूफियात हैं वो चलती रहती हैं, वो अपने हल्के में टाइम देना पड़ता है डैड के साथ मुझे। लोगों के जो भी वो काम वगैरह होते हैं वो सारे करवाने की कोशिश करता हूँ। साथ में मैं अभी स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ सेंट्रल पंजाब का। तो उस हवाले से मैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर इन दोनों चीज़ों को लेकर कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान में इनको फ़रोग़ देने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, मुख्तलिफ गेम्स को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो हम पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने टीम्स बनाई हुई हैं जिनको हमने टास्क दिया होता है कि आपने ये इवेंट्स करने हैं महीने में, आपने नया टैलेंट आके लेकर आना है, उनको सपोर्ट करना है। जहाँ लोगों को ज़रूरत है कि स्टेडियम्स की, ग्राउंड्स की, जो भी उनको ज़रूरियात है वो अपने हमने बतानी है। तो हम कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से बात करके उनको फैसिलिटेट करने की। ये सारी चीज़ें बस साथ साथ चलती रहती हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि मैनेज हो जाए। कभी कभी बड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए ये सब चीज़ें मैनेज करना, तो फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बस जिम चला जाता हूँ, फोन ऑफ कर लेता हूँ, म्यूजिक तेज कर लेता हूँ और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ। सही। अच्छा, इस बारे में मजीद भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे साथ एक सिंगर और बेहतरीन सिंगर मौजूद है, तो हम क्यों ना मतलब थोड़ा सा कुछ आपसे सुन ले पहले। जी जरूर, क्यों नहीं। आप क्या सुनना पसंद करेंगी? उड़ी का गाना सुनाऊं मैं अपना, जो सबने सुना भी हुआ है, जो आजकल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो वो सुनाएं। तो फिर सबसे पहले तो मैं अपना यही गाना उड़ी का ही सुनाऊंगा। रीजन बीइंग, एक तो वही गाना मेरी पहचान है, उसी की वजह से मुझे फेम मिला उस गाने से, और दूसरा रीजन ये है कि रिकॉल भी हो जाएगा सभी लिसनर्स को, तो वही गुनगुनाता हूँ मैं। हुइयां लम्मियां जुदाइयां हंझू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। होया प्यार प्यार प्यार, खोया दिल का करार, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। होइयां लम्मियां जुदाइयां हंझू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। वाओ, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत आला। लेकिन ये अभी एक गाने पे आपकी जान नहीं छूटने वाली है, हम आपसे और गाने भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, मैं आपको। जी जी, प्लीज प्लीज जी प्लीज। जी। अच्छा, अभी आपने बात की कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट है उसको आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको मतलब एक जो चीज मेरे जहन में जो आ रही होती है इस हवाले से कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो आपको कल्चर जो है ना उनका बहुत मतलब पूरी दुनिया में हर जगह पे इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज और नजर आ रहा होता है कि ये कल्चर है उनका। लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो हमारे बहुत खूबसूरत कल्चर है और हर जगह का, हर सूबे का अलग अलग, लेकिन हम लोगों ने कभी उस तरह से प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, ना नेशनल लेवल पे ना ही इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप इस वक्त माशाल्लाह से इस शोबे को देख रहे हैं, तो आपके जहन में क्या तजावीज हैं, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से इतना खूबसूरत हमारा पंजाब का कल्चर देख लें, सिंध का देख लें, बलूचिस्तान का देख लें, हमारी ड्रेसिंग हो गई हमारी, और सारा म्यूजिक, फोक, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। तो हम कैसे इसको दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, उनको पता चले कि हम कितनी खूबसूरत सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे इतनी खूबसूरत सकाफत है। जी, आपने बड़ा खूबसूरत ये क्वेश्चन किया है कल्चर और अपनी हमारी स्पोर्ट्स को उनके फरोग को लेके, उनको प्रमोट करने के हवाले से। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर स्पेशली जो कल्चर को लेके, और कल्चर में से भी म्यूजिक और फिल्म को लेके, उसके ऊपर बहुत काम किया जाता है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की चंद बड़ी इंडस्ट्रीज में उसका शुमार होता है। और अगर आप गौर करें तो इंडिया के पास अगर कोई बहुत मतलब दुनिया के अंदर अपना नाम करने के लिए कोई बड़ा चैनल था तो वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री थी, बॉलीवुड ही था। उन्होंने फिल्म बहुत बड़े लेवल पर बनाई और इसी वजह से ही वो दुनिया में उनको पहचान भी मिली इंडिया को। हमने अभी तक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ना तो सही तरीके से अपनी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ है इस दफ़ा, मैंने देखा जब हमारी ये 2020 की टोक्यो में जो ओलंपिक्स चल रही थी, तो ओलंपिक्स में हमारी
जिस तरह से नुमाइंदगी होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं थी। सिर्फ चंद एक गेम्स के अंदर चंद प्लेयर्स गए हुए थे और उन्होंने खैर कोशिश की, तो ठीक है। देखो मुझे दुख हुआ कि एटलीस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स की नुमाइंदगी तो होनी चाहिए थी इन गेम्स के अंदर, मुख्तलिफ गेम्स के अंदर। आगे जीतना हारना ये तो देखें एक गेम है, कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है, मुकद्दर की भी बात होती है, आपकी स्किल्स होती हैं, लक होती है, लेकिन एटलीस्ट आप मैदान में तो उतरें। तो उसके लिए सबसे बड़ा यही होता है कि गवर्नमेंट आपको पूरी सपोर्ट करे, अपने प्लेयर्स को आगे लेकर आए। अभी ये मैं देखता हूँ इसी तरह जो हमारा कल्चर है, कल्चर को भी हम प्रमोट करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। देखें ये जो आज से इतने साल पहले तक 10 साल 15 साल 20 साल या 25 साल से लेकर या उससे भी पहले से लेकर अब तक ये सारा जो सिलसिला चलता आ रहा है, ये तो उन गवर्नमेंट्स को चाहिए था ना कि अपने मुल्क के कल्चर को और हमारी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इकदाम करते। ऐसी कोशिश नहीं करते। डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने फेडरेशन बनाई हुई है, सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूँ वो कर क्या रही हैं? वो फेडरेशंस जो हैं वो बस जो उनके हेड्स लगे हुए हैं वो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सैलरीज ले रहे हैं, अपनी लाइफ और लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं। वो प्रमोट क्या कर रहे हैं? मुझे इस चीज के ऊपर मेरा बड़ा सवाल है। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे जो है इधर स्पेशली इमरान खान साहब ने जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग बनाया, तो हमें टास्क दिया है कि पाकिस्तान में हमने कल्चर को और स्पोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है। उसके लिए हमने पॉलिसीज बनानी है, गवर्नमेंट के साथ बैठ के देखना है इन चीज़ों को। तो हम अब जो इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि ये कोविड की वजह से ना पिछले 1.5-2 साल से कुछ भी नहीं हो पाया था, तो हमने बहुत वेरी रिसेंटली हमने ये सारी एक्टिविटीज अब स्टार्ट की हैं। जैसे मैंने पहले थोड़ा सा बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अपनी टीम्स बनाई हैं, इसमें 10 से 11 लोग उसके मेंबर होते हैं। फिर हर तहसील लेवल पर हमने टीम्स बनाई हैं। फिर हमने हर यूनियन काउंसिल लेवल पर ये टीम्स बनाई हैं, जिनका काम है टैलेंट को लेकर आगे आते हैं। बोल रहा था कि हमने जो इसके लिए कोशिश अब कर रहे हैं वो ऐसे है कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तंजीम बनाई है, हमने तहसील लेवल के ऊपर अपनी वो बनाई है, तंजीमें बनाई हैं, और इवन यूनियन काउंसिल लेवल पर भी तंजीमें बनाई हैं। तो हमारा डिज़ाइन ये है कि हम इसको यूनियन काउंसिल और तहसील लेवल से हम वहाँ पर एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, गेम्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के खेले हैं। कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जो ज़्यादा खेली नहीं जाती हैं, दुनिया में तो खेली जाती है लेकिन पाकिस्तान में नहीं खेली जाती, तो हम उनको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम इनको देखेंगे। जो अच्छे प्लेयर्स होंगे, जो अच्छे आर्टिस्ट होंगे, हम उनको चूज करेंगे, पिक करेंगे, फिर उन पर थोड़ी मेहनत की जाएगी और उनको हम नेशनल लेवल पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो 100% हम उनको इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाएंगे, चाहे वो ओलंपिक्स गेम्स होंगी, चाहे वो कोई भी दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगी, और चाहे वो किसी दूसरे मुल्क के साथ वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे। हम अपने आर्टिस्ट भी भेजेंगे वहाँ पर। अभी हम इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ना सिर्फ ये कि हमारे आर्टिस्ट पाकिस्तान से बाहर जाएं, बल्कि दुनिया इसके साथ ही साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उनकी आर्टिस्ट भी पाकिस्तान में आएँ, ताकि पाकिस्तानियों को भी दूसरे कल्चर्स को देखने का, उनके आर्टिस्ट उनके आर्ट को देखने का वो मौका पाकिस्तान के लोगों को भी मिले, और इसी तरह हमारे आर्टिस्ट को भी ये चांस मिले कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर अपना परफॉर्म कर सकें, और इसी तरह से ही प्लेयर्स पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी इंशाल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त, और बहुत बेस्ट ऑफ लक भी मैं आपको कहना चाहूंगी इस पे, क्योंकि एक मुश्किल टास्क है जो इतने अरसे से एक तबाही आई हुई है। डेफिनेटली मतलब उसको सबको दूर करना और उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होगा। तो उसके लिए हम सब की तरफ से बेस्ट विशेस आपको, अल्लाह ताला आपको आपके अज़ाइम में कामयाब करे और इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क का नाम बहुत रोशन हो आपके जरिए। अच्छा, एक चीज जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, और ये सवाल स्पेशली मैं करना चाह रही हूँ कि जो एक आवाम है ना, उसके जहन में तासुर होता है। जैसे आपने बताया कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में रह चुकी है, आप खुद भी इस वक्त पॉलिटिक्स में काफी इन है, तो यूजुअली हम लोगों के एक तासुर है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होता है या पॉलिटिक्स में होता है, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब उसके एटीट्यूड बहुत होते हैं, बहुत प्राउडी, और लोगों को मतलब ज्यादा कुछ लिफ्ट नहीं कराते इस किस्म के लोग। लेकिन मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही फ्रेंडली टाइप के लगे। तो
इस बारे में पूछना चाह रही हूँ कि आप ही ऐसे हैं या हमारे और पॉलिटिशियंस भी मतलब जो है ना अच्छी नेचर के मौजूद हैं हमारे मुल्क में? Once again, thank you for the compliment. देखें, हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है। कुछ लोग सख्त मिजाज के होते हैं, कुछ लोग नरम मिजाज के होते हैं। एक तो ये चीज होती है। मैं खुद को इतना सख्त मिजाज नहीं देखता। मेरा थोड़ा सा अलग ही है एटीट्यूड जो है वो। मैं फील करता हूँ दूसरों की तरह नहीं है। मैं नरम मिजाज ही रहना और होना पसंद करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है। हम बाहर रह के तो यही समझते हैं ना कि वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, वो उनका ऐसा मिजाज है। लेकिन एक चीज अगर देखी जाए तो आप ये देखें कि वो एक बंदा है, उसके ऊपर पूरे हल्के की भी जिम्मेदारी है। और अगर वो कामयाब है तो उसके पास वो जीता हुआ उस पर सीट है, तो फिर उसने दूसरे भी मामला देखने, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। तो नॉर्मली होता क्या है, मैंने तो जो अपने घर को देखा है, अपने वालिद साहब को देखा है, हमारा जो हल्के में जो सियासी डेरा होता है वो तकरीबन यही कह लें 24 घंटे ही ऑलमोस्ट कह लें कि वो खुला ही हमने देखा है बचपन से अब तक। लोग आते हैं और किसी भी टाइम आते हैं, तो मैंने नहीं देखा कि मेरे डैड ने कभी उनसे मिलने से इनकार किया हो या कभी को गुस्सा किया हो कि यार ये कोई टाइम है, ऐसा है वैसा है। तो कोशिश की है कि जो भी आया है उसकी बात तवज्जो से सुनी जाए, और जो भी उसकी कोई चीज़ है, जो मामला है, उसका साथ देने की, उसको हल करने की पूरी कोशिश की जाए। ये चीज़ें तो मैंने अपने डैड से ही सीखी हैं। तो बाकी रही बात वही एटीट्यूड वाली, तो फिर मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने वो सबके रवैये भी होते हैं, एटीट्यूड्स भी होते हैं, अपनी अपनी मसरूफियात भी होती हैं। अब ये वही बता सकते हैं कि किसका मसरूफियात का क्या लेवल चल रहा है, उसके जहन में क्या क्या मामला चल रहे हैं कि जो वो उनमें खोया हुआ है और वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा। देखें, आपको जब किसी से बात कर रहे हो तो फिर आपको अपने जहन को उस तरह की सोचों से थोड़ी देर के लिए आजाद तो रखना पड़ता है। अगर आप गुस्से में ही रहे तो फिर मामला तो हल नहीं होते। तो सही, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी चीज है। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके। हमारे लिसनर्स भी सुनेंगे डेफिनेटली, तो वो भी बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी ऐसी चीज है कि जब कहते हैं ना पॉलिटिशियंस हमारे लिए होते हैं, और तो डेफिनेटली उनको अच्छी तरीके से सबके साथ पेश भी आना चाहिए। तो मुझे ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगी, जिसको मैंने कहा कि सराहना बनता है, तो मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए इस मामले में। अच्छा, लिसनर्स के सवाल की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले जवाब एक सॉन्ग में चाह रही हूँ कि अगर आप हमारे लिए अपना कुछ गा दें। चले, मैं जी ठीक हो गया। मैं फिर आपको अपना एक अपकमिंग गाना सुनाता हूँ, जो इंशाल्लाह जल्द, ये तो नहीं कहूँगा कि एक हफ्ते में या एक महीने में ही, लेकिन जल्द इंशाल्लाह ये सबको सुनने को मिलेगा। ये आजकल रिकॉर्डिंग के फेज में से गुजर रहा है, तो उस थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा, और उम्मीद है कि सब मेरे लिए दुआ भी करेंगे कि जैसे मेरा गाना उड़ीका हिट हुआ था, ये भी हिट हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वो कुछ ऐसे है। करा मैं तेनू प्यार सोहणिया, तू दिलों ना विसार सोहणिया, झूठ नहीं बोलदी, देवांगी जिंद वार सोहणिया, करा मैं तेनू प्यार सोहणिया, सदा ते दिन ए नहीं रहणगे, जुदाइयां वाले बैर टहणगे, जो अज साथों दूर हो गए, ओ कल साडे कोल बहणगे, सदा ते दिन ए नहीं रहणगे, जुदाइयां वाले वैर टहणगे, जो अज साथों दूर हो गए, ओ कल साडे कोल बहणगे, इंकार सोहणिया, जी डाडा बेकरार सोहणिया, झूठ नहीं बोलदी, देवांगी जिंद वार सोहणिया, करा मैं तेनू प्यार सोहणिया। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। इंशाल्लाह जब सुनेंगे विद म्यूजिक तो और भी अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा लिरिक्स मुझे उसके बड़े अच्छे लगे, बहुत कमाल के लिरिक्स हैं। थैंक यू, कोशिश कर रहा हूँ जी। अच्छा, पहले सवाल की तरफ आ जाती हूँ लिसनर्स में से, और मेरे पास ये अंबर वहीद का क्वेश्चन है। आपको कहा है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, और बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं दिल से। थैंक यू वेरी मच अंबर, बहुत शुक्रिया आपका वेल विशेस के लिए।
जी जी। इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे सिंगर हैं आप और अल्लाह ने आपको बहुत कामयाबी भी अता की है और आइंदा भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियों से नवाजे। मेरे क्वेश्चन ये है कि आपने सिंगिंग कब से स्टार्ट की और किससे इंस्पायर होके सिंगिंग शुरू की? क्या फैमिली में से कोई और भी है जो सिंगिंग करता है? और फ्यूचर प्लानिंग क्या है? वैसे ज्यादातर के आप जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल दे चुका हूँ। तो अब इनके कहने पर मुख्तसरन फिर से वो जी बता देता हूँ। जी, तो मैंने शुरू किया प्रैक्टिकल म्यूजिक में आया 2003-4 में, जब मेरा गाना उड़ीका रिलीज हुआ। उसके बाद से अब तक मैं म्यूजिक में हूँ। फ्यूचर प्लानिंग्स भी मैंने बताई है कि म्यूजिक तो मैं कर ही रहा हूँ और शायद थोड़े अरसे में प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में चला जाऊँ। दूसरा ये है कि फैमिली में कोई और भी है तो बिल्कुल जी, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ही नामवर सिंगर हैं अबरारुल हक। वो मेरे फर्स्ट कजन है, मेरे चचा के बेटे हैं, मेरे ताया अब्बू के बेटे हैं। तो हम दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं। वाओ, अच्छा मुझे तो आपसे ये सवाल द फर्स्ट करना वन इन था। फैमिली जो म्यूजिक में है। ओके ओके ओके, ग्रेट, जबरदस्त। He is the first one in the family and उनके बाद से I'm second one to come into music after him. ओके राइट। अच्छा, ये सवाल मेरे पास मौजूद था निम्रा खान की तरफ से और बेसिकली उन्होंने ही बहुत ज्यादा मुझे इंसिस्ट किया था आपके इंटरव्यू के लिए कि आपका इंटरव्यू जरूर लिया जाए। और उनका सवाल ये था कि अबरार के साथ आपने एक गाना भी किया हुआ है और मतलब अबरार का भी एक अलग म्यूजिक टाइप है, जबरदस्त, बड़ा एंजॉय किया उनके म्यूजिक को भी। किसी हद तक उनका भी पॉलिटिक्स में हमें रुझान नजर आता है। तो ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप दोनों फर्स्ट कजन्स हैं। तो उन्होंने ये सवाल जो है वो निम्रा खान की तरफ से मौजूद था और निम्रा ने मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था कि मैं आपका इंटरव्यू लूं। बड़ी फैन है वो आपकी, बहुत पसंद करती है आपके म्यूजिक को। तो उसने ये सवाल आपसे किया था कि अबरार के साथ भी आपने सॉन्ग किया है, तो आपकी कैसी, मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? थैंक यू वेरी मच निम्रा फॉर लाइकिंग माय सॉन्ग और मेरा इंटरव्यू के लिए बोलने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने बिल्कुल अबरार के साथ मैंने एक गाना मैंने एक गाना लिखा। उस गाने का टाइटल था की करन डे हो। तो वो बेसिकली मेरा और शाहजमान उन दोनों का गाना था। दैट वाज लाइक की करन डे, इस तरह से था, थोड़ा फनी सा था, मजे का गाना था। तो फिर ऑन लेटर स्टेज हमने अबरार भाई ने हमको ज्वाइन किया उस गाने में। फिर हम तीनों ने वो गाना गाया, वो भी मेरा लिखा हुआ गाना है। उस दौर में हमने उस गाने को कुछ एंटी पॉलिटिकल इन अ वे कि जो हम समझते थे कि सियासतदान ठीक नहीं कर रहे हैं, मुल्क के साथ सही नहीं कर रहे हैं, करप्शन ज़्यादा हो रही थी। उस चीज़ को हमने एलैबोरेट करने के लिए वो गाना बनाया था। उसके वर्ड्स बड़े मज़े के थे कि जैसे खादा तुसी रज के सानू खुशबू है, आटा है ना चीनी है ना पानी है ना लो है, छागे IMF दे चीते पिछले वापस नहीं जे कीते, अगों कर्जे ते कर्जा फड़न डे हो की करन डे हो। इस तरह की उसकी वो लाइन्स थी। तो वो गाना हमने फिर तीनों ने बनाया, गाया और उसको रिलीज भी किया। तो ऑब्वियसली अबरार भाई मेरे भाई हैं, तो उनके साथ एक गाने का एक्सपीरियंस था, तो अच्छा ही है एक्सपीरियंस। इट वाज फन वर्किंग विद हिम। अक्सर हम कॉन्सर्ट्स और टूर्स भी इकट्ठे करते हैं तो अच्छा लगता है, मजा आता है। जबरदस्त। अच्छा, अस्मत आफरीदी का आपसे सवाल है। सबसे पहले तो आपको इन्होंने कहा है वेलकम कदर रेडियो पे, और सर आपने और शाहजमान ने मिलकर हमें बहुत ही खूबसूरत गाने दिए हैं सुनने को। और सर मेरा आपसे सवाल है कि आपकी और शाहजमान की दोस्ती कैसे हुई थी और शाहजमान के साथ मिलकर काम करने का एक्सपीरियंस? चलिए, तो आपने बताया डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है। और आजकल के पाकिस्तानी म्यूजिक और म्यूजिशियंस के साथ के मामले में आप कितना मुतमईन है? थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। बहुत सारे सवाल हो गए इनके आपके लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। आप के सवालों का भी शुक्रिया। तो इसका जवाब ये है कि शाहजमान के साथ ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरी दोस्ती या उनसे मुलाकात कैसे हुई, तो आई थिंक दैट वाज 2001 एग्जैक्टली, मुझे ईयर याद नहीं है। हमारी मुलाकात इस्लामाबाद के मैरियट होटल के एक कॉन्सर्ट पे हुई थी। तो मैं भी वहाँ परफॉर्म करने आया हुआ था, शाहजमान भी परफॉर्म करने आया हुआ था।
तो वहीं हमारी मुलाकात हुई। फिर वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई, क्योंकि मैं भी जरा विटी सा हूँ, जॉली किस्म का आदमी हूँ, और वो भी ऐसा ही था। तो और प्लस म्यूजिक को लेकर के मैं भी बहुत हमेशा से वो टची रहता था, और शाजमान को भी म्यूजिक से बड़ा लगाव था। तो फिर वो चीजें आप शेयर करते हैं ना, तो ऑब्वियसली फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। फिर हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। फिर हमने ये गाना जब गाया उड़ीका, ऑब्वियसली वो बहुत हिट हुआ। फिर एक प्रॉपर बैंड की शक्ल इख्तियार कर गए। फिर वर्ल्ड टूरिंग शुरू हो गई, पाकिस्तान में टूरिंग स्टार्ट हो गई। ऑब्वियसली फिर जब आपका टाइम इकट्ठा साथ गुजरता है तो फिर दोस्ती बढ़ जाती है। और मेरा वैसे तो बहुत सारे म्यूजिशियंस और सिंगर्स के साथ है, अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि गहरी दोस्ती है। दोस्ती मेरी सिर्फ शाजमान के साथ ही है। सही। अनीका वसीम ने आपसे सवाल किया, उन्होंने सबसे पहले आपको सलाम कहा है और कहती हैं कि सवाल ये है मेरा आपसे कि जब सिंगिंग स्टार्ट की तो फैमिली और लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करना पड़ी थी, और अब कैसा रिएक्शन है सबका? मुझे ये पहले भी इस बात का मैंने जवाब दिया है, मुझे बहुत शदीद किस्म की फैमिली रिस्ट्रिक्शंस को फेस करना पड़ा था जब मैं म्यूजिक में आया था। तो जब तक बहुत फेमस नहीं हुआ था तब तक तो ये सारी चीजें मैं फेस करता ही रहता था ना। जब इवन उसके बाद भी काफी अरसे तक मैं, क्योंकि कॉन्सर्ट्स पे जाता था तो ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स रात को ही होते हैं, और वापस आते आते लेट भी हो जाता था। कभी रात के 2 बज जाते थे, कभी 3, कभी 4। तो अक्सर अम्मी अब्बू से बड़ी शदीद वाली डांट पड़ती थी फिर मुझे कि तुमने क्या शुरू किया हुआ ऐसा वैसा। तो फिर 1, 2 या 3 साल के बाद जाके उनको भी थोड़ा सा शायद इस चीज का वो हो गया होगा कि नहीं यार अब सही है, वो म्यूजिक कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है तो करने दिया जाए। फिर मुझे को 3-4 साल के बाद ही जाके थोड़ा सा नरमी का सामना हुआ था फैमिली की तरफ से। उससे पहले मैंने काफी टफ सिचुएशन फेस की है घर की तरफ से। सही। वसीम तबस्सुम का सवाल है आपके लिए, उन्होंने कहा कि अभी जो न्यू म्यूजिकल ग्रुप्स हैं उनका वो फेम नहीं रहा जो 90s में था, तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए उसकी वजह ये लगती है, मल्टीपल रीजंस हैं। अगर थोड़ी सी तनकीद हो जाए तो जो ग्रुप्स मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज माइंड ना करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, जो आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जरा खुद भी गौर करें कि आप उसमें क्या क्वालिटी दे रहे हैं, और वो लिसनर्स की आप कौन सी क्लास को आप एड्रेस कर रहे हैं ना, ये चीज बड़ा कम करती है। आपका अच्छा क्वालिटी म्यूजिक होगा तो वो ऑब्वियसली हर कोई उसको पसंद करेगा। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि 90s में या इवन अर्ली 2000 में भी पाकिस्तान में म्यूजिक के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म बिल्कुल थे, चाहे वो पीटीवी के अंदर ही कुछ प्रोग्राम की शक्ल में क्यों नहीं थे। उसके बाद 90s में, मिड 90s में और अर्ली 2000 में, उस दौर में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स थे, म्यूजिक चैनल्स थे जो म्यूजिक को प्रमोट करते थे। आप वीडियोस बनाते थे, आप उन चैनल ना कोई रिकॉर्ड लेबल है जिसके थ्रू में जो अपकमिंग आर्टिस्ट है ना आने वाले, क्या एक ही चीज बचती है, वो यूट्यूब के ऊपर वो आप सेल्फ प्रमोशन जो करते हैं, उसके लिए भी ऑब्वियसली आप पहले अच्छी कोई प्रोडक्शन करेंगे, अच्छा म्यूजिक बनाएंगे, फिर उसकी अच्छी वीडियो बनाएंगे, फिर ही उस पर डालेंगे ना। और फिर अगली चीज तो ये है कि जब वो आवाम को पसंद आती है तो फिर वो ऑब्वियसली वो फेम लेती है। लेकिन एक चीज और भी है कि आजकल मुझे वो क्वालिटी नजर नहीं आती है म्यूजिक की जो उस दौर के म्यूजिक में आती थी। उस दौर में जो बैंड्स थे, जो ग्रुप्स थे, या जो सोलो आर्टिस्ट थे, बड़ा अच्छा म्यूजिक कंपोज करते थे, क्वालिटी म्यूजिक होता था। उनके लिरिक्स पे आप गौर करें ना, कितने कितने अच्छे गाने थे, उनकी मेलोडीज पे देखे सुनने को दिल करता था। एक हमने जो, जहां से मैं समझता हूँ कि एक डिक्लाइन शुरू हुआ है अक्सर पाकिस्तान में भी, इन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक के कुछ जॉनरास को देख करके उसी को कॉपी करना शुरू कर दिया और उसी को गाना शुरू कर दिया। म्यूजिक वो होना चाहिए जो मासेस का म्यूजिक हो। ये मेरा अपना एक पर्सनल राय है, जिसको मेजॉरिटी में लोग सुने या आम आवाम सुने, सब लोग सुने। म्यूजिक वैसा होना चाहिए, कोई लिमिटेड जॉनरा नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ एक सर्टेन क्लास के लिए हो और बाकी लोग उसको एंजॉय ना कर सके। सही, ग्रेट, बिल्कुल सही आपने बात की। अमरजीत का सवाल है कि कोई आपकी कोई भी रोल मॉडल आपके लिए इंडिया और पाकिस्तान से अगर रहा है
तो कौन है वो? इंडिया और पाकिस्तान से रोल मॉडल रहा है, मुझे सैफ अली खान जो है वो इज माय फेवरेट। और मैंने तो कभी फील नहीं किया, लेकिन अब जब मैं व्हेन आई वाज वेरी यंग, मतलब अब से कोई 15-20 साल पहले, जब मेरी अर्ली कॉलेज लाइफ थी, तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि मेरी रिजेम्बलेंस काफी है उसके साथ, सैफ के साथ। मुझे तो नहीं लगता था, लेकिन मुझे यार दूसरे रिश्ते दिन ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता था। अच्छा, ग्रेट। इसके अलावा भी वैसे भी मुझे सैफ पसंद था, मैं उसकी फिल्म बड़े शौक से देखा करता था। अच्छा, वाओ। वो शायद इसलिए कि एक चीज जो मैं फील करता हूँ कि शायद हमारा कुछ मतलब जैसे मैं ड्रेस अप होता हूँ, मेरा एक अपना वो है, मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा उसका या मेरा कुछ एक तकरीबन मिलता जुलता है। जिस तरह के मैं कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, वो भी ये नहीं है कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कुछ चीजें वैसे ही होती हैं, नेचुरली होती हैं, बिल्ट इन होती है इंसान के अंदर। तो exactly. मुझे भी एक है इस तरह का मतलब स्टाइलिश कपड़े पहनने का या उस तरह से वो करने का, एक बचपन से ही हो रहा है। ये नहीं कि खास तौर पे ऐसा करता हूँ, बस नेचुरली ऐसा है कि तो उसको भी मैं देखता हूँ तो वो काफी स्टाइलिश लगता है। ये चीजें मैं अक्सर रिलेट करता हूँ ना, तो मुझे वो अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ अच्छा यार, ये बंदा अपने जैसा है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो आपको अपनी जैसा लग रहा हो ना, तो फिर वो उसके लिए पसंदीदगी का एक अलग ही लेवल होता है। अनवर अहमद का सवाल है आपसे, और उन्होंने कहा कि सलाम एंड वेलकम टू दिल से देसी। पर यंग सिंगर हमारे साथ जवाद खलून है, इनसे मेरा सवाल है कि ये आइडिया आपको कब और कैसे आया कि आपने सबसे पहले किस एज में सिंगिंग करना शुरू की थी? और सेकंड क्वेश्चन है कि आप काफी हैंडसम हैं, अगर कभी मौका मिला तो एक्टर बनना पसंद करेंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मौका मिला तो मैं जरूर एक्टर बनना मौका मिले तो सही। आजकल तो चांसेस मिलने का फुकदान हुआ है पाकिस्तान। सवाल का क्या था इसके अलावा? किस एज में आपने सिंगिंग शुरू की थी? किस एज में शुरू की? मैंने शुरू की, आई वाज लाइक 17 और 18 years old. I was very young. राइट, ग्रेट। अच्छा, तानिया का सवाल है मेरे पास आपके लिए। उन्होंने कहा है कि आपका म्यूजिक और आवाज बहुत ही प्यारी है, और मुझे आपकी आवाज सुन के किशोर कुमार की याद आती है, एवरग्रीन वॉइस। और क्या आपकी कोई न्यू एल्बम या नया सॉन्ग आएगा? और इन्होंने सवाल किया आपसे कि क्या आप सिंगल हैं? जी बिल्कुल, अभी तक सिंगल। और जहाँ तक किशोर की बात है, वंस अगेन थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। किशोर कुमार मेरे बहुत फेवरेट सिंगर है, मैंने उनके बहुत गाने स्टिल सुनता हूँ, स्टिल अभी तक मैं उसके गाने सुनता भी हूँ, गुनगुनाता भी हूँ। और अपकमिंग गाने बिल्कुल बहुत जल्द, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ गाने आने वाले हैं मेरे, कुछ रिकॉर्डिंग चल रही हैं, कुछ मैं मजीद प्लान कर रहा हूँ कि कम से कम ये जो विंटर है हमारा, क्योंकि कोविड की वजह से ना हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए और लॉन्च करने के लिए। लेकिन एटलीस्ट मैंने सोचा कि यार जब तक आउटडोर इवेंट स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक हम कुछ रिकॉर्डिंग का सिलसिला ऐसा बना लेते हैं कि कम से कम कुछ 4-5 गाने हम रिकॉर्ड कर लें, नई कॉम्पोजिशंस बना लें। फिर जैसे ही कुछ हालात बेहतर होंगे कोविड को लेके, हम लॉन्च करने की पोजीशन में आएंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम उनको आगे पीछे उनको लॉन्च करते रहेंगे। ग्रेट। अच्छा, इन्होंने पूछा आपसे कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई तो जरूर होगा आपके दिल में जो इंस्पिरेशन बनता होगा आपके गानों की। अच्छा, मजे की बात है ये सवाल ना कि कोई है जो इंस्पिरेशन बनता है, ये अब का सवाल नहीं है। ये मैं जब से म्यूजिक स्टार्ट किया है, तो 20 साल के अरसे से, ये तब से मैं ये सवाल वो मैं सुनता आ रहा हूँ। तो मैं फिर वही होता है, अब वो सही कह रहे हैं। ऐसा होता है कि लोग एक पर्सन से इंस्पायर होके तो म्यूजिक या अपना वो सारा शुरू करते हैं, लेकिन जो मेरा म्यूजिक है वो किसी एक बंदे से वो इंस्पायर्ड नहीं है। मैंने पहले भी गेस किया था कि एक तो मुझे लिखने का शौक था, ये फिर उसके बाद मुझे गायकी का शौक डेवलप हुआ। लेकिन जो मेरी कंपोजिशंस हैं, जो मेरे लिरिक्स हैं,
वो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मैं अगर से एक सच बात हूँ, इसमें कतई मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं कहूँ मैं बड़ी मेहनत करके लिखता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। ये सिर्फ एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है। मैं कभी भी ऐसा होता है कहीं पर भी बैठा हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई चीज मेरे ज़हन में आने लग जाती है, मैं ऐसा फील करता हूँ। वो जैसे ही मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा दिस इज द टाइम, वो आ रहा है कुछ ज़हन में, कुछ मेलोडी भी साथ साथ हम करना शुरू कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ही सोर्स है, मैं अपना फोन खोलता हूँ, उसका रिकॉर्डर ऑन करता हूँ, उसके अंदर मैं वो मेलोडी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। थोड़ी देर फिर मैं वेट करता रहता हूँ कि यार अभी टाइम बना हुआ है, शायद कुछ नई चीजें आएंगी, फिर मैं गौर करता हूँ और वाकई ऐसा होता है, वो चीजें लाइंस उतर रही होती है मेरे दिमाग पे, तो उनको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये मेरी इंस्पिरेशनल कहानी यही है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी खास बंदे से मुतासिर हो के तो मैं लिखने बैठता हूँ। ऐसा नहीं है। सही। अच्छा, एक सेगमेंट है हमारा जिसमें मैं आपको एक नाम दूंगी, ये मुफ्त मशवरा के नाम से हमारा सेगमेंट है। इसमें मैं आपको एक नाम दूंगी और आपके सामने जो भी उनके लिए ख्याल आता है, पहला कोई मशवरा आता है तो वो आप दीजिएगा, ठीक है? पहला नाम है जवाद अहमद। जवाद अहमद मेरे पुराने दोस्त भी हैं और ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ब्रिलियंट आर्टिस्ट। इमरान खान। Oh, the one and only leader. न्यू सिंगर्स। न्यू सिंगर्स, आपने टफ सवाल पूछ लिया। मैंने इतने पिछले चंद हफ्ते में कोई नया सिंगर सुना ही नहीं है। ब्लैंक है दिमाग इस टाइम बिल्कुल नए सिंगर्स को लेके। माय अपॉलॉजीज। ओके, अबरारुल हक। अबरारुल हक पाकिस्तान के वन एंड ओनली भंगड़ा एंड पॉप किंग, अनडाउटेडली। और लास्ट शाहजमान। भंगड़ा जॉनरा में उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। अब मतलब for over 25-30 years he is number one. A great artist, very nice, very kind-hearted, humble human, and a very, very good and nice friend. Great. अच्छा, अगर आपको कुछ चॉइसेस दी जाएं तो आप उसमें से किसी एक को मतलब चूज कर सकते हैं, तो आपको कुछ चॉइसेस देती हूँ, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके बताइएगा कि आपके दिल के कौन से ज्यादा करीब है। सिंगिंग बड़ा मुश्किल और सवाल होता है, जिसको चूज ना करे तो वो फिर नाराज ही हो जाता है। नहीं, मैं आपको ऐसे मुश्किल वाले ऑप्शंस नहीं दूंगी, जी जी, थोड़े से इजी देते हैं। सिंगिंग और पॉलिटिक्स। ठीक है, थैंक यू। सिंगिंग और पॉलिटिक्स। सिंगिंग ऑब्वियसली, मुझे सिंगिंग से बहुत गहरी दिलचस्पी, ये नहीं छोड़ सकता। देसी खाना और जंक फूड। देसी खाना। लाहौर और कराची। कराची मुझे बहुत पसंद है, लेकिन लाहौर। ओके। पॉप सिंगिंग। ओके। पॉप सिंगिंग और गजल। पॉप सिंगिंग। हालांकि गजल गायकी जो है उसका एक अपना मिजाज है और वो हमेशा से बेहतर है और उसका एक अलग ही टेस्ट है, और वो सुनने के लिए भी इंसान का उसके लिए कान भी होने चाहिए और वैसा मिजाज भी होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए इंसान का। आम बंदा तो सुन ही नहीं सकता। गजल की तो क्लास ही अलग है। लेकिन चूंकि मैं खुद पॉप म्यूजिक में हूँ और पॉप म्यूजिक यंगस्टर्स का म्यूजिक है, मुझे खुद भी पसंद है, तो पॉप म्यूजिक। ओके, ग्रेट। शान का मेरे पास सवाल है आपके लिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे आपके सारे सॉन्ग्स ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन स्पेशली जो आपका तब्दीली वाला सॉन्ग है वो बहुत अच्छा लगता है रिशान को। और इसके साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि इमरान खान साहब के आने के बाद सब लोगों को डेफिनेटली उम्मीद थी तब्दीली की, तो आप वो तब्दीली देख रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। मैं आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मेरे गाने को पसंद किया। तो आप पसंद किया है तो जाहिर है आपने इसको गौर से सुना भी होगा। मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं, झुकना नहीं, नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे।
अभी हम तब्दीली की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ज़हन में सबसे पहले यही आता है कि तब्दीली कुछ ऐसे आए कि आपकी लाइफ में बेहतरी आए, हर लिहाज से बेहतरी आए, करप्शन मुल्क से ख़त्म हो जाए, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। जो पिछले 30, 35, 40 साल से मुल्क में हम करप्शन को हम तब्दीली की बात करते हैं। देखिए तब्दीली हम एक चीज को 35-40 साल से मुल्क में फेस करते आ रहे हैं, एंड दैट इज करप्शन, जो कि बहुत बड़ा एक मसला बन के रहा है। इस करप्शन की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हम तरक्की नहीं कर सके हैं, आगे नहीं बढ़ सके हैं। तो खान साहब ने सबसे पहले आकर जिस चीज के ऊपर काम स्टार्ट किया है वो करप्शन को खत्म करने के लिए ही स्टार्ट किया है। लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि यार हमें कुछ ज़ाती सहूलियात मिल जाए, जिंदगी आसान, ठीक है, जिंदगी की आसानी इस तब्दीली प्रोसेस के अंदर एक है एलिमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आसानी कैसे मिलेगी, जब मुल्क से करप्शन खत्म होगी, जब आपके इदारे ठीक होंगे, जब हर बंदे को अपना अपना काम ठीक से करना होगा, तो तब आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में इंशाल्लाह सही तब्दीली आएगी। मैं अपने कुछ पर्सनल थॉट्स अगर आपके साथ शेयर करूं तब्दीली के बारे में, जो मैं समझता हूँ कि असल में ये जो तब्दीली है ना, ये सोच की तब्दीली है। हम जब तक अपनी सोचों को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेकर आएंगे, अपने जो हमारे रुझान है लाइफ में, हम उनको पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेकर आएंगे, नेगेटिविटी को हम अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करेंगे, तब्दीली कैसे आएगी? अगर हम अपना खुद को ठीक करना, हर बंदा इंडिविजुअली ये देख ले कि यार मैंने अपने आप को ठीक करना है, मैंने ठीक डायरेक्शन पे चलना है, जो डायरेक्शन हमें हमारे दीन ने सिखाई है, हमारे उलमाए कराम ने सिखाई है, और हमारे पाकिस्तान के ट्रू लीडर्स ने सिखाई है। जो बातें हमें कायद आज़म ने कही थी, जो हमें अल्लामा इकबाल ने कही थी, जिन पैरामीटर्स को लेके, जिन लाइंस को लेके पाकिस्तान को, जो रियासत को डिजाइन किया गया था कि यार यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अगर आप उन चीजों को लेकर चलें, इम्प्लीमेंट करें, अपने अंदर उस चीज को लेकर आएंगे, यार हमने अपने आप को कम से कम ठीक करना है, तो ये सबसे बड़ी तब्दीली होगी। और जब हम अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू करेंगे ना आज के दिन से, तो बेटा ये ठीक है, ये गलत है, आपने ये ट्रैक चूज करना है, ये रास्ता नहीं लेना, तो आपको आज से कोई 20, 22 या 25 साल के बाद जाके इस तब्दीली के असरात नजर आना शुरू होंगे, तब आप कहेंगे कि वाकई तब्दीली आ गई। लेकिन अगर हम इस पुरानी डगर पे ही चलते रहेंगे ना खुद को ठीक करेंगे, ना बच्चों को एजुकेट करेंगे, तो फिर तब्दीली कैसे आएगी? अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई बंदा ही हमारा हाथ पकड़ के मैं चलाता रहे, यहाँ ले जाए, वहां ले जाए, और हम खुद कुछ भी ना करें, करना ही ना चाहें, तो फिर तब्दीली कैसे आएगी? ये चीजें जरा काफी काबिल गौर है। बहुत अच्छी बात की आपने। और असल में अगर देखा जाए ना, तो वाकई तब्दीली उस वक्त तक अगर हम किसी भी एक रहनुमा, एक अपने लीडर से एक्सपेक्ट करने लग जाएं, और हम सब लोग मतलब सारी आवाम मिलके वही चोर बाजारी, वही अपने घरों से बाहर कचरा फेंकना, और सारी के सारी जितने कवानीन है किसी को फॉलो नहीं करना, exactly. राइट, और शिकवा हम कर रहे हैं हुक्मरान से कि हमारे हुक्मरान ने कभी बेहतरी करने की कोशिश नहीं की। exactly. तो बिल्कुल आपकी सही बात है कि हमें अपने घर से, अपने बच्चों से आगाज करना होगा, जब भी तब्दीली आएगी। बहुत जबरदस्त जवाब साहब, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और माशाल्लाह से मतलब मुझे ये चीज अच्छी लगी कि एक कहा जाता है म्यूजिशियन, सिंगर्स, जो ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, ये हसास लोग होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह से आप जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त पॉलिटिक्स में हिस्सा भी ले रहे हैं, और आगे हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाएं और बहुत सारे काम करें। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि जैसे सेंसिटिव आप जैसे लोग जब इस फील्ड में आएंगे, तो हम लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझेंगे भी, और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि आखिर में एक कोई अपना सॉन्ग भी अगर आप सुना दें, और हमारे जितने आपके फैंस हैं कतर में, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं फिर से वही बात करूंगा जो मैंने इस इंटरव्यू के स्टार्ट में की थी, कि मुझे बहुत अच्छा लगा है आपके शो में आने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने खूबसूरत अपने इस शो में आपने मुझे इनवाइट किया, और मुझे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भाइयों से, बहनों से, सब लोगों से बात करने का, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचाने का मौका मिला आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के जरिए। आप जो पाकिस्तान से बाहर जितने लोग रह रहे हैं, सबको मेरा सलाम है, मेरी दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखें। और मेरा पैगाम जो है वो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है, और
जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए है, जिनके दिल में बड़ी सारी उम्मीदें होती हैं, बड़े सारे सपने देखे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं आगे आने के लिए। तो आप जो भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, आपने मेहनत का दामन नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंट रहें। और ये कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। समटाइम ऐसा होता है कि आप स्ट्राइक कर रहे होते हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही होती है तो हिम्मत हार के बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कामयाबी एक ना एक दिन आपको मिलती जरूर है इंशाल्लाह, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंसी के साथ, लगन के साथ अपने उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। सो बी कंसिस्टेंट। आप जिस फील्ड में भी हैं प्रॉपर मेहनत करें, अपनी तरफ से कुछ लूज एंड ना छोड़ें, अपनी मेहनत पूरी करने की कोशिश करें और उसका रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला पे, उसकी रहमत पे छोड़ें, तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज। और जी जाते जाते आखिर में मैं आपसे एक वादा भी लेना चाहूंगी कि भी आपका सॉन्ग जब रिलीज होगा तो थोड़ा सा टाइम हमें आप दीजिएगा, 5-10 मिनट, उसमें हम बात करना चाहेंगे आपके सॉन्ग के हवाले से। और आखिर में बस कोई एक सॉन्ग अपना जो गाना चाहें। जी बिल्कुल, प्रॉमिस इज डन। इंशाल्लाह जैसे ही मेरा गाना रिलीज होगा तो मैं डेफिनेटली आपके, आई वुड लव टू कम इनटू योर शो अगेन, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो प्रॉमिस तो हो गया। और गाना मैं आपको सुनाता हूँ जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं रिलीज करने वाला हूँ। चंद लाइनें इसको गुनगुना देता हूँ। ये थोड़ा मेलोडियस सा गाना है, नॉर्मली जैसा मैं अपबीट गाने बनाता हूँ उनसे जरा सा हटके है। सो दिस इज लाइक लेता हूँ जब सर शाम तेरा नाम, रहूं रात तुझ में ही गुम, ओ लेता हूँ जब सर शाम तेरा नाम, रहूं रात तुझ में ही गुम, गुनगुनाने लगे ये सारे सभी, मुस्कुराने लगे ये सारे अभी, जो मिलते हैं तुम और मैं और तुम, बम 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 बम, मैं और तुम। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। और मैं मतलब ये आपसे सवाल करना चाह रही थी कि आपके ज्यादातर सॉन्ग्स जो है पंजाबी में हैं, तो कोई उर्दू सॉन्ग सुनने को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है कि उर्दू में भी आपका सॉन्ग आने वाला है। और ये वाला सॉन्ग मुझे लगता है ज्यादा सुपर हिट होने वाला है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच। बल्कि इसमें एक और करते हैं कि ये जैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है तो आई विल सेंड दिस सॉन्ग टू यू, तो आप इसको अपने रेडियो पे जरूर चलाइएगा। बिल्कुल, मैं जरूर चलाऊंगी और आपसे उस वक्त बात भी करूंगी जो आप प्रॉमिस कर चुके हैं मुझसे। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। मैं विश थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ब्यूटीफुल शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जवाद, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, आज माशाल्लाह से पूरी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आपसे जबरदस्त म्यूजिक हम सब लोगों को सुनने को मिलता रहे इंशाल्लाह ताला, और आपसे यूं ही बात होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू महवेश, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।